हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। दोस्तों, हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए हिस्ट्री से महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। जी दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। इसका आंसर है, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। जबकि दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दोस्तों, ये राष्ट्रवाद का सबसे सटीक परिभाषा है और एग्जाम में लगभग हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, जिसमें पहला है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य होना, जिसको वजह से बहुत ही समस्या होता था इन्हें मिलाने में। दूसरा है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं। तीसरा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, यानी कि वहाँ के लोग राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते थे। चौथा है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप यानी कि वहाँ वो जर्मनी ऑस्ट्रिया का उस वक्त गुलाम था। और लास्ट पाँचवा लिख सकते हैं, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। दोस्तों, इस तरह से तीसरा नंबर सवाल है, 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी, यानी जो क्रांति हुए उनकी विशेषताएं क्या थी। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे संवैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। दोस्तों, और चाहे तो इसे लिख कर आप लोग नोट भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काबुल यानी काउंट काबुल की भूमिका का उल्लेख करें, अथवा काबुल का संक्षिप्त परिच्छेद यानी उसके बारे में लिखें। तो दोस्तों, इसका आंसर है, काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। 1850 ईस्वी में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का एक मंत्री एवं 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री बना। यानी कि विक्टर इमैनुएल ने ही काउंट काबुल को 1852 में प्रधानमंत्री बनाया। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ किया कि पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया और 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार जमा लिया। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ तथा फ्रांसिस डीक ने किया। ये दो नेता थे जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कोसूथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसूथ ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लौ एवं रक्त की नीति क्या थी। तो इसका उत्तर है, लौ एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। किसने शुरू किया था? बिस्मार्क ने। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। यानी रक्त और नीति
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने शुरू किया था। इस तरह से हम आगे देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ कैसे? यानी कि राजनीति से पहले आर्थिक एकीकरण हुआ था, पूछा कैसे हुआ था बताना है। तो दोस्तों हम इसका आंसर लिख सकते हैं उत्तर में 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 ईस्वी में पासा की पहल पर ज़ोलवेरियन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण हुआ, यानी कि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। आगे है जर्मन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। किसने? नेपोलियन ने। क्वेश्चन नंबर 9, मेजनी कौन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मेजनी कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी। दोस्तों ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा मेजनी ने। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। जिस तरह से हम लोग जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को देख रहे थे, उसी तरह से इटली के एकीकरण में हम लोग मेजनी को देखेंगे। अब प्रश्न 10, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है, यानी मेटरनिख क्यों फेमस है? तो इसका आंसर है मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना, जो इटली और बाकी देशों को अपने अंदर चलाता था। यानी मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था, यानी वह राजतंत्र चाहता था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है, यानी मेटरनिख युग भी कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। इस तरह से पूछता है मेटरनिख युग क्या है, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मेटरनिख युग। फिर उस तरह का आंसर वही सेम आंसर आएगा। उत्तर में मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। वह 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। यानी कि हम लोग दोनों क्वेश्चन में इसमें 10 नंबर और 11 नंबर में एक भी आंसर लिख सकते हैं, जिसमें मेटरनिख कौन था और मेटरनिख युग क्या था, दोनों सेम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फैलाया कैसे, है ना? तो इसका उत्तर है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्यवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और
आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा, यानी राष्ट्रवाद की भावना जगी। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विलियम वन, है ना, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? यानी कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क अकेले नहीं कर सकता, उसका मदद कौन किया था? विलियम प्रथम ने। तो इसका उत्तर पढ़ेंगे, विलियम वन पर्सा का राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 ईस्वी में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान पर्सा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। और पढ़ते ना, रक्त और लौह नीति, वही। अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। यानी कि बिस्मार्क को ही विलियम वन ने रखा था, इसलिए इसके बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 1932 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सका, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 ईस्वी के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ गई। इससे आप लोग रोक करके नोट भी बना सकते हैं। सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा हिस्ट्री से है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां है? यानी वियना कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में बताना है। दोस्तों, इसका उत्तर है, वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित थी, है ना। इसमें नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बूर्बो वंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का पुरानी सत्ता बहाल किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।